हाँ जी, फिजिकल स्टेट में क्या आता है? फिजिकल स्टेट में हम बोलते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है वेदर ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैसियस स्टेट में है या एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है एक्वस सॉल्यूशन शायद। हाँ, किसी को पता है? देखो, एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, जब भी हम सॉल्ट किसी पानी में डालते हैं, ठीक है, पानी में उसको डिसॉल्व करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। कोई भी सॉल्ट आप लो, ठीक है, कोई भी सॉल्ट हम जैसे वेदर सोडियम क्लोराइड आप लो, आप वी कैन से सोडियम सल्फेट या सोडियम कार्बोनेट या कुछ और सॉल्ट भी आप क्या ले सकते हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हम बोलेंगे। ये सॉल्ट जब सॉल्युबल होते हैं पानी में, उनको डिसॉल्व करते हैं, तो हमें एक एक्वस सॉल्यूशन देता है। अब देखो, जब हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम सॉलिड स्टेट पूरा नहीं लिखते, बल्कि हम सॉलिड स्टेट के बदले एक सिंबल लगाते हैं, दैट इज एस। ठीक है, एस ब्रैकेट में। लिक्विड स्टेट के लिए हम एल लगाते हैं। ऐसे एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, ठीक है, उसको हम ए क्यू में लिखते हैं। और देन हमारे पास जो गैसियस स्टेट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल जी से। ठीक है, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जिंक है, ठीक है, जिंक मेटल को मैंने रिएक्ट करवाया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जो हमने कल भी रिएक्शन पढ़ी थी। ठीक है, हमने कल जो रिएक्शन पढ़ी थी, हमने वहां पे क्या पढ़ा था, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, दैट इज जब हम जिंक ग्रेन्यूल जो है उनको हम रिएक्ट करवाएंगे H2SO4 के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इट गिव्स ZnSO4 के ZnSO4 प्लस हमें H2 मिलेगा। ठीक है, H2 मिलेगा हमारे पास। यहाँ पे मैं फिर से इक्वेशन को लिखूंगी। क्या मैंने बोला था कि जो जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है, मैं थोड़ा नीचे लिखती हूँ, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इट गिव्स अस ZnSO4 प्लस हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो जिंक होता है हमारा, जिंक ग्रेन्यूल्स, ये सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, ठीक है, H2SO4 डाइल्यूट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे डाइल्यूट का मतलब होता है जब हम पानी में उसको ऐड करेंगे। ठीक है, डाइल्यूट मतलब जहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे उस टाइम पे हमारे पास ये एक्वस फॉर्म में होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कुछ भी जो पानी में होता है दैट इज एन एक्वस फॉर्म। देन हमें जिंक सल्फेट देते हैं, जिंक सल्फेट जो होता है ये भी एक्वस फॉर्म में होता है, और हमें हाइड्रोजन मिलता है दैट इज इन बी फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने बोला कि जो जिंक होता है ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पे लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, देखो हमारे पास जो एसिड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट जिसमें पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है, इट इज इन एक्वस फॉर्म में, इट गिव्स ZnSO4 जो भी खुद भी किस में फॉर्म है, एक्वस फॉर्म में, AQ प्लस हमें हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये इक्वेशन हमें क्या बोलता है, ये हमें बोलता है यहाँ पे, ये इक्वेशन हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, यानी जो सब
सब्सटेंस यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करके हमें कुछ प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, उनकी फिजिक्स के बारे में हमें ये जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, जिसको हम प्रिसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। प्रिसिपिटेट क्या होता है, जब आप दो सब्सटेंसेस को रिएक्ट करवा रहे हो, जब वो दो सब्सटेंस नेटवर्क इशू है, इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो क्या मैंने बोला आपको कि समटाइम्स हमें प्रेसिपिटेट बनता है। ऑलरेडी हमने प्रेसिपिटेट के बारे में पढ़ा है कि जब हमारे पास दो सब्सटेंस को हम रिएक्ट करवाते हैं, तो अगर वहां पे कुछ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बना, यानी जो सॉल्युबल नहीं होगा उसमें, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बनते हैं। समटाइम्स प्रेसिपिटेट भी बनता है, ठीक है, जब जो दो होते हैं रिएक्टेंट, जब वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सपोज एक सोल्यूशन गैस रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, हमारे पास एक प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। तो वो जो इंसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है, वो जो प्रेसिपिटेट होता है, वी नो दैट वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी उसकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो सॉलिड। इसके अलावा प्रेसिपिटेट जो होता है उसको हम पीपीटी से भी लिखते हैं, और उसको हम दिखाते हैं एरो डाउनवर्ड से भी, ठीक है। एरो डाउनवर्ड अगर आप कहीं पे देखोगे तो इसका मतलब है कि ये प्रेसिपिटेट है, ठीक। यहाँ पे आपको इक्वेशन दिखा दूं, सपोज मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम लाइम वाटर बोलते हैं, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है मेरे पास, विच इज कॉल्ड एज ए लाइम वाटर, और ये मेरे पास एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है। और ये किसी गैस से, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड जो है, उसके साथ ये रिएक्ट करवा रहा है, ठीक है। जब ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देता है कैल्शियम कार्बोनेट। दिस कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये प्रेसिपिटेट होता है, ईदर वी रिप्रेजेंट इट एज एस, या हम लिख सकते हैं पीपीटी, ठीक है, या आप एरो डाउनवर्ड से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। प्लस हमारे पास यहाँ पे वाटर निकलेगा, एंड यू नो दैट वेरी वेल कि वाटर जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। तो क्या इक्वेशन जब भी क्या होता है, जब भी हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सॉल्युबल सॉलिड बनता है, इनसॉल्युबल ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि हीट जिसमें इन्वॉल्व होती है वो रिएक्शन दो तरह की होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक, अनदर वन एंडोथर्मिक। अब देखो एक्सोथर्मिक में क्या होता है, वो रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं हम उसको, एक्सोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है किसी को, मेरी वॉइस आ रही है नहीं आ रही है, अब आ रही है। ये नेटवर्क इशू है इसलिए नहीं आ रही होगी कभी कभी, ठीक है। ओके मैम। ये बार बार क्या हो रहा है कि मीटिंग बार बार मेरी डिस्कनेक्ट हो रही है, ये नेटवर्क इशू है इसीलिए। अब नजर रखिए, ठीक है। वो
रिएक्शन जहां पे हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है, वी कॉल देम एक्सोथर्मिक। हम उनको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक बोलते हैं हम उन रिएक्शंस को। अब देखो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, फॉर एग्जांपल जब कार्बन जो होता है, ठीक है, कार्बन जो है जब हम उसको बर्न करते हैं किसमें? ऑक्सीजन में, या वी कैन से एयर में। वी नो दैट ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एयर में, तो वहां पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है और हमें वहां से हीट अच्छी खासी अमाउंट में इवॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब देखिए जो कार्बन है यहाँ पे सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें गैसियस निकलता है और हीट इवॉल्व होती है। अब देखो यहाँ पे हीट इवॉल्व होती है, उसको हम कैसे दिखाते हैं? उसको हम प्लस हीट यहां से दिखाते हैं, किसमें? उसको हम प्लस हीट से दिखाते हैं। प्लस हीट, या हम दिखा सकते हैं सिंपली उसको प्लस हीट एनर्जी, या हम लिख सकते हैं सिंपली प्लस एनर्जी, क्योंकि वी नो दैट हीट जो इज एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। प्रोडक्ट साइड से हम दिखाते हैं। जब कौन सी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास हीट एनर्जी जो इवॉल्व होती, हीट निकलती है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमने दो रिएक्टेंट्स लिए, उनको हीट निकली, वो जो हीट हमारे पास निकली इवॉल्व होगी, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे एक्सोथर्मिक की दे सकती हूँ। सपोज मेरे पास मीथेन गैस है, मीथेन CH4 जिसकी फॉर्मूला है, ठीक है, गैस स्टेट में। इसको मैंने क्या किया? इसको मैंने बर्न किया। जब इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन ऑफ एयर में, जो गैस स्टेट में है, तो ये हमें देते हैं वाटर। यहाँ पे जो वाटर निकलता है ये भी गैस स्टेट। गैस स्टेट मतलब यहाँ पे वाटर वेपर्स हमें निकल रहे हैं। प्लस हमें क्या निकलती है? यहाँ से हीट एनर्जी निकलती है, दैट इज ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन आ गई, ठीक है। अब देखो जो बर्निंग होती है नेचुरल गैस की, वो हमेशा एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है रिएक्शन में। यहाँ पे देखो जो सारे कंबशन रिएक्शंस होते हैं, ये पॉइंट आप नोट करो, जो सारे कंबशन प्रोसेस होते हैं, ठीक है। कंबशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जब कोई सब्सटेंस जो ऑक्सीजन ऑफ एयर है उसमें बर्न होता है, वी कॉल दैट है कंबशन रिएक्शन। वो भी होती है सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जो कंबशन होता है कुछ फ्यूल्स का, जैसे वुड, कोल, केरोसिन, ये कौन कर रहा है? क्या प्रॉब्लम है आपकी? नजर रखिए, ठीक है। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्या कर रहे हो? ये डिस्टर्ब हो रहे हैं इससे, ठीक है। तो आप देखिए जब वुड, कोल, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल वगैरह जो जब वो बर्न होते हैं किसमें? ऑक्सीजन ऑफ एयर में, तो वो होती है एक्सोथर्मिक, क्योंकि वहां से हीट एनर्जी निकलती है। वुड को बर्न करो, वहां से क्या निकलती? हीट एनर्जी निकलती है, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम चढ़ रहा है, क्या आप कर रहे हो? चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो मैम कंबशन होता है फूड का, यानी रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होती है, मैंने आपको रेस्पिरेशन प्रोसेस में बोला था कि यहाँ पे क्या होता है रेस्पिरेशन में? रेस्पिरेशन में हमें एनर्जी निकलती है। यस, हाँ जी, बोलिए। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी ग्लूकोज पे जो सेल्स में फूड था C6H12O6, ठीक है, वो एक्वस फॉर्म में था हमारे पास, उस पे किसने एक्ट किया? ऑक्सीजन ने एक्ट मिला था। इसके अलावा हमें वहां से एनर्जी मिली थी, ठीक है, जिसको हम न्यूट्रलाइज करते। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है एयर में, वहां पे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड निकला था, ठीक है, और वहां से हमें हीट निकली थी। तो उस टाइम पे भी हमने बोला था कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें क्या है? हीट इवॉल्व हो
ठीक है। तो अब इसके बाद आती है रिएक्शन जिनको हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होती है जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी वहां पे हमें हीट यही से देनी पड़ती है उनको। ठीक है, एंडोथर्मिक की अगर हम बात करेंगे, वहां से हमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है यहाँ से ही। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लूंगी, से फॉर एग्जांपल मेरे पास नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, उनको मैं हीट दे रही हूँ एक अच्छे खासे टेम्परेचर तक, से फॉर एग्जांपल 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। मैंने क्या बोला, मैं नाइट्रोजन गैस ले रही हूँ प्लस मैं ऑक्सीजन गैस दे रही हूँ और मैं इनको हीट दे रही हूँ। जब मैं इनको हीट दे रही हूँ अबाउट 3000 टेम्परेचर तक, ठीक है, यहाँ पे मैं प्लस हीट लिखूंगी क्योंकि मैं हीट यहां से दे रही हूं। तो प्रोडक्ट साइड से मुझे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड निकलेगा जो कि गैसियस स्टेट में होगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने हीट यही से दी है, इसका मतलब एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसको हम हीट ही से, आप हीट लिख सकते हो टू इंडिकेट, लेकिन कहां साइड से, रिएक्टेंट साइड से, टू इंडिकेट ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास है। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक और एग्जांपल मैं दूंगी आपको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कंबशन रिएक्शंस हमने देखी सारी आती है एक्सोथर्मिक में, लेकिन जो डिकम्पोजिशन, जहां पे डिकम्पोज ब्रेक डाउन होता है, वो सारी आती है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन में। से फॉर एग्जांपल मेरे पास कैल्शियम का ये सबको मेरी वॉइस आ रही है? मैम डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। हाँ, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है क्योंकि नेट इश्यू है, इस वजह से। चलिए फिर भी नजर रखिए, अब जितना आ रहा है उतना नजर रखिए। ठीक है, ओके मैम। चलिए ठीक है। तो मैंने क्या आपको बोला, जो कैल्शियम कार्बोनेट है यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, इसको मैं हीट दे रही हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैं हीट दे रही हूँ यहाँ से, मुझे मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये गैसियस स्टेट में, दिस इज इन दी सॉलिड स्टेट, एंड कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में ही प्रेजेंट। यानी मेरा जो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज मतलब ये ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो सारी डिकम्पोजन रिएक्शन जो होती है वो एंडोथर्मिक, यानी उनको हमें यही से हीट देनी पड़ती है। ठीक, ये तो हो गई एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब नजर रखो कि यहाँ पे कुछ रिएक्शन जो होती है वो इंडिकेट करती है कि जो हमारी रिएक्शंस है, ठीक है, वहां पे कंडीशंस क्या है। से फॉर एग्जांपल अगर हीट जरूरत पड़ रही है किसी रिएक्शन को, तो हम वहां पे क्या करते हैं, वहां पे हम डेल्टा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है कि ये हमें हीट हम दे रहे हैं यहां से, लेकिन ये हम डेल्टा कहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हम बीच में एरो लगाते हैं उसके ऊपर ये डेल्टा को हम रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, मेरे पास पोटेशियम क्लोरेट है। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड KClO3, इसको जब मैं हीट देती हूँ, ठीक है, मैं इसको हीट दे रही हूँ ये सॉलिड स्टेट में, जब मैं इसको हीट देती हूँ, ठीक है, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यहाँ पे एक वर्ड आ गया आपको कैटलिस्ट, क्या आ गया, कैटलिस्ट। अब देखो कैटलिस्ट क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैटलिस्ट के बारे में। कैटलिस्ट का काम होता है, जब कोई रिएक्शन हो रही है, अगर वो स्लो हो रही है, हमें होता है कि नहीं ये जल्दी होनी चाहिए, तो हम कैटलिस्ट को डालते हैं और वो उसकी स्पीड बढ़ाता है। समटाइम्स क्या होता है कि हमारे पास रिएक्शन हो रही है जो बहुत फास्ट हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये बहुत स्लो हो जाए, तो उस स्लो करने के चक्कर में हम कैटलिस्ट को यूज करते हैं। यानी कैटलिस्ट एक तो या तो ये स्पीड करता है फास्ट रिएक्शन की, या तो ये स्लो करता है। ठीक है,
ये हमारे पास कैटलिस्ट का काम होता है। तो कैटलिस्ट या अगर हम हीट दे रहे हैं उसको हम दिखाते हैं एरो के ऊपर। जैसे ये एरो है, इसको मैंने डिकम्पोज किया पोटेशियम क्लोरेट को, ऊपर मैं दिखा रही हूँ हीट की वजह से और कैटलिस्ट से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कैटलिस्ट करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इज MgO2। ठीक है, यहाँ पे हम मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है पोटेशियम क्लोराइड जो कि सॉलिड स्टेट में मिल रहा है, और हमें ऑक्सीजन गैस मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, तो हम क्या दिखा रहे हैं, जो हीट है हम डेल्टा। एक और पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करो, अगर आप फिजिक्स में ये डेल्टा देखोगे, फिजिक्स में, मैं यहाँ पे केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, फिजिक्स में इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, फिजिक्स में, बट इन केमिस्ट्री डेल्टा का मतलब होता है हीट देना। ये आप नोट डाउन करो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम मेथनॉल लेंगे जिसको मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, उसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से और हाइड्रोजन से। ठीक है, वहां पे हम क्या देते हैं, देखो यहाँ पे नोट डाउन करो आप कि जब मैं क्या कर रही हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करवा रही हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड इन दी गैसियस स्टेट में, प्लस मेरे पास 2 टाइम्स हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो मैं इसको प्रेशर दे रही हूँ, प्रेशर मैं दे रही हूँ 300 एटमॉस्फेयर, जो मैं एरो के ऊपर दिखा रही हूँ, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज 300, अगेन यहाँ पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ पे मैं क्या यूज कर रही हूँ, यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ कैटलिस्ट, और वो कैटलिस्टिक मिक्सचर है किसका, जिंक ऑक्साइड का ZnO प्लस क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, CrO3 का, और मुझे यहां से मिल रहा है मेथनॉल CH3OH जो कि एक अल्कोहल है, और ये हमें लिक्विड स्टेट में मिलेगा। तो जब भी आपको कंडीशंस रिप्रेजेंट करनी होती है, वेदर आपको हीट रिप्रेजेंट करनी है, वेदर आपको टेम्परेचर रिप्रेजेंट करना है, वेदर आपको क्या करना है, प्रेशर रिप्रेजेंट करना है, वेदर आपको कैटलिस्ट रिप्रेजेंट करना है, वो सारा हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो के ऊपर, एरो के नीचे रिप्रेजेंट करते हैं, जो बीच में लगता है हमारे पास। सी फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल प्रोसेस लेंगे दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा है, हाँ जी बोलिए आप लोग। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स लेते हैं 6 टाइम्स, वो किसके फॉर्म में होता है, गैसियस स्टेट में, प्लस यहाँ पे 6 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल जो किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड स्टेट में, क्योंकि रूट से लेते हैं। देन एरो, एरो के ऊपर मैंने आपको वहां पे भी दिखाया था कि वहां पे सनलाइट और क्लोरोफिल वो यूज करते हैं, और वो सनलाइट और वो जो क्लोरोफिल है वो मैं कहाँ पे दिखाती हूँ, एरो के ऊपर, यानी कंडीशन हम एरो के ऊपर, एरो के नीचे दिखाते हैं, और मुझे मिलता है यहाँ से ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 विच इज इन दी एक्वस स्टेट में, और हमें मिलता है यहाँ पे 6 टाइम्स ऑक्सीजन जो कि गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, नो डाउट। जब आप कोई रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई इक्वेशन आप लिख रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे अगर आपको टेम्परेचर नहीं दिया गया है कि हम इसको किस टेम्परेचर पे हीट करते हैं, उस टाइम पे आप सिंपली डेल्टा लिखते हो। क्या लिखते हो, सिंपली डेल्टा उस एरो के ऊपर लगाते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आपको टेम्परेचर प्रेशर पर्टिकुलरली मेंशन करना है कि नहीं, आपको टेम्परेचर यहाँ पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे लगाना ही लगाना है, टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए इस रिएक्शन के लिए। समटाइम्स कोई रिएक्शन होती है जिसको कोई भी हीट देते हैं वो रिएक्शन हो जाती है, फॉर इंस्टेंस 300 डिग्री सेंटीग्रेड देनी होती है। अगर हमने 300 डिग्री से ज्यादा दिया, 300 डिग्री से कम दिया, रिएक्शन जो है वो बिगड़ जाएगी, इक्वेशन में हमें कुछ और ही प्रोडक्ट बनेगा। तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें 300 डिग्री तक ही टेम्परेचर इसको देना है, तो उस टाइम पे हमें वो टेम्परेचर जरूरी वहां पे मेंशन करना है कि हम इसको 300 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों ने एक हेबर्स प्रोसेस सुना होगा, ठीक है, जिससे हम अमोनिया बनाते हैं। आप लोगों को याद है वो हेबर्स प्रोसेस? हाँ जी, किस किस को याद है हेबर्स प्रोसेस, जिससे हम क्या अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया प्रोसेस? बहुत सारों में 9th क्लास का जब एग्जाम था आपका, आपको अमोनिया फॉर्मेशन वहां पे दिखाना था नाइट्रोजन साइकिल की वजह से, आप लोगों ने हेबर्स प्रोसेस वहां पे लिखा था, आपको याद होगा। ठीक है, वो हेबर्स प्रोसेस क्या है, बोलिए मुझे। हाँ जी बोलिए, क्या है हेबर्स प्रोसेस? आप लोगों ने तो सब ने लिखा था उस टाइम पे, हेबर्स प्रोसेस हम अमोनिया को सिंथेसाइज करते हैं, कैसे करते हैं?
आप लोगों को गूगल की आदत हो गई है, गूगल से निकालो, हाँ अमोनिया हैबर्स प्रोसेस से होता है सिंथेसाइज, तो आ गए लिखने के लिए। ठीक है, देखो हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है, वहां पे अगर हम बात करेंगे, वहां पे नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करते हैं और हमें अमोनिया मिलता है। ठीक है, वहां पे नोट डाउन करो 400 डिग्री तक का हमें टेम्परेचर देना होता है। ठीक है, क्या मैं आपको बोल रही हूँ कि जो हैबर्स प्रोसेस है वहां पे क्या होता है, हमें नाइट्रोजन गैस N2 गैस प्लस H2 गैस, ठीक है, और वहां पे हमें क्या टेम्परेचर नेसेसरी है 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, गैस ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, और प्रेशर इज समथिंग 300 अराउंड, आई डोंट रिमेंबर, मुझे लगता है 300 अराउंड एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो वहां पे हमें अमोनिया मिलता है NH3 which is in the gaseous state में, क्योंकि दोनों गैसियस स्टेट में रिजल्ट भी गैस। ठीक है, ये होता है हमारे पास हैबर्स प्रोसेस से हम अमोनिया को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, समझ आया सबको यहाँ तक? जी मैम। सबको समझ आया? किसी को कोई क्वेश्चन? तो मैं No, ma'am. आपको होम टास्क दे रही हूँ। होम टास्क क्या है आपको? पहले क्वेश्चन में पहली इक्वेशन जो है वो है मैग्नीशियम Mg प्लस O, इट गिव्स MgO। ठीक है, आपको इसको बैलेंस करना है। सेकेंड इक्वेशन में मेरी आपको N2 प्लस H2। ठीक है, एंड नोट डाउन हियर, आपको इनकी स्टेट भी लिखनी है, आपको देखना है ये किस स्टेट में होंगे। ठीक है, स्टेट भी आपको जरूरी मेंशन करनी है। मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगी, नजर देना उस टाइम पे। ठीक है, चलिए मैं क्लास एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, ma'am.